दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी है नीतीश कटारा मर्डर केस के बारे में। ये कहानी है फरवरी 2002 की। नीतीश कटारा एक बहुत ही होनहार लड़का जिसके परिवार में आईपीएस आईएएस की भरमार थी। नीतीश कटारा गाजियाबाद के कॉलेज से एमबीए की स्टडी कर रहा था और उसी कॉलेज में भारती यादव डीपी यादव की बेटी भी पढ़ा करती थी। डीपी यादव, जिसका राजनीति और समाज में अपना एक रुतबा था, उसके पास न तो पैसे की कोई कमी थी और न ही पावर की। नीतीश कटारा और भारती यादव दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में पहले दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नीतीश कटारा और भारती यादव दोनों शादी करना चाहते थे। अब यहाँ नीतीश कटारा को भी ये बात मालूम थी कि भारती यादव जो है वो डीपी यादव की बेटी है और डीपी यादव बहुत ही पावरफुल इंसान है। फिर भी वो ये सोचता है कि उसके प्यार में कोई खोट ही नहीं है और वो पूरी तरह से सच्चा है, तो दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। जब नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो शुरू में डीपी यादव के स्टेटस और पहुंच के बारे में जानकर उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन बेटे के प्यार के आगे उन्हें भी अपनी रजामंदी देनी पड़ती है। लेकिन डीपी यादव का परिवार इस रिश्ते को लेकर नाखुश था। डीपी यादव का बेटा विकास यादव और उसका भतीजा विशाल यादव। एक बात और, ये विकास यादव वही है जो उस रात टैमरिन कोर्ट रेस्तरां में मनु शर्मा के साथ मौजूद था, जिस रात मनु शर्मा ने जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विकास यादव और विशाल यादव ने कई बार नीतीश कटारा को भारती से दूर रहने की भी धमकी दी थी, लेकिन नीतीश कटारा पर उनकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। अब बात आती है 16 फरवरी 2002 की। 16 फरवरी की रात डीपी यादव के किसी जानकार के यहाँ शादी थी। उसी शादी में विकास यादव, विशाल यादव, भारती और भारती की मां शामिल होने के लिए आए हुए थे। नीतीश कटारा को भी इस शादी का इनविटेशन मिला था तो वो भी यहाँ पर आया हुआ था। होता क्या है कि जब नीतीश और भारती शादी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उस समय विकास और विशाल यादव की नज़र उन पर पड़ती है। विकास और विशाल दोनों ने उस समय ड्रिंक भी ली हुई थी। तो कुछ समय बाद वो नीतीश कटारा के पास आते हैं और नीतीश कटारा को बोलते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। नीतीश कटारा को उन पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं था, इसलिए वो उनके इरादे भांप नहीं पाया और साथ चलने के राजी हो गया। उस रात गाड़ी में इन तीनों, विकास, विशाल और नीतीश के अलावा एक शख्स और बैठा था जिसका नाम था सुखदेव पहलवान। उसके बाद ये चारों रात के तकरीबन 11:30-12 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद रात के 3 बज चुके होते हैं। नीतीश कटारा न तो शादी में वापस लौटता है और न ही घर पर। उसकी मां नीलम कटारा को इस बारे में चिंता होती है, क्योंकि उसे पता था कि जिस शादी में वो गया है वहाँ पर डीपी यादव का परिवार भी मौजूद होगा और डीपी यादव का परिवार भारती और नीतीश के रिश्ते के बारे में भली भांति जानता है। तो किसी अनहोनी के डर से उसे चिंता होने लगी थी। वो पहले नीतीश को फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद वो भारती को कॉल करती है और पूछती है क्या नीतीश उसके साथ है। तो भारती उसे कहती है, नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। उसके बाद भारती नीतीश की मां को कहती है कि मुझे डर है कहीं नीतीश के साथ कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि मैंने उसे विकास और विशाल के साथ जाते हुए देखा था। नीतीश का इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है। अब उसकी मां को और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। तब भारती नीतीश की मां को पुलिस स्टेशन में नीतीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की सलाह देती है। उसके बाद नीतीश कटारा की मां गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है और रिपोर्ट में ये मुख्य तौर पर मेंशन करती है कि उसके बेटे नीतीश कटारा के गायब होने के पीछे डीपी यादव या उसके किसी परिवार के सदस्य का हाथ है। इसके बाद पुलिस नीतीश कटारा की तलाश शुरू करती है। 17 फरवरी पूरे दिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसके अगले दिन, जहां पर यह शादी थी और जहां पर नीतीश को आखिरी बार देखा गया था, वहां से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर खुर्जा नाम का एक शहर है। इस खुर्जा शहर के पास एक हाईवे के नीचे किसी राहगीर को एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि जो लाश है वो मुंह के बल गिरी हुई है और उसकी हालत को देखकर लग रहा था कि इसे जलाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन होता क्या है कि उससे पिछली रात को जहां पर वो डेड बॉडी मिली थी वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लाश का जो हिस्सा ज़मीन के टच में था वो पूरी तरह से जल नहीं पाया था, जिससे उसके पेट और सीने पर चोटों के कुछ निशान भी दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर पुलिस को ये अंदाज़ा लगता है कि इसे मारने से पहले पीटा भी गया था।
लेकिन फिर भी लाश की हालत काफ़ी ख़राब थी। पुलिस के पास नीतीश कटारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही थी, तो उन्हें शक होता है कि कहीं ये लाश नीतीश कटारा की तो नहीं। इसलिए वो नीलम कटारा को लाश की पहचान करने के लिए बुलाते हैं। नीलम कटारा लाश के पास से मिली चीज़ों को देखकर कहती है कि ये सभी चीज़ें मेरे बेटे की हैं, लेकिन लाश की हालत को देखकर ये पक्का नहीं कहा जा सकता था कि लाश नीतीश कटारा की ही है। इसलिए फिर लाश और नीलम कटारा के डीएनए को जांच के लिए भेजा जाता है और डीएनए जांच में ये साबित हो जाता है कि मरने वाला इंसान जिसकी ये डेड बॉडी है वो नीतीश कटारा ही है। मीडिया को जब इस बात का पता चलता है तो जितने भी न्यूज़ चैनल इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, ये खबर कि नीतीश कटारा मर्डर केस में डीपी यादव के परिवार का हाथ है, सभी चैनलों और अखबारों की मुख्य खबर बन जाती है। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है तो उन्हें बहुत सारे ऐसे गवाह भी मिले जो उस रात शादी में मौजूद थे और उन्होंने नीतीश कटारा को विकास और विशाल यादव के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा था। जब पुलिस विकास और विशाल यादव के बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों शादी वाली रात से ही गायब हैं। नीतीश की मां नीलम कटारा को भी अब फोन पर धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो इन सब की परवाह किए बगैर केस लड़ने का फैसला करती है। अब पुलिस पर भी मीडिया और पब्लिक का केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर होता है और तकरीबन 20 से 25 दिन बाद यूपी पुलिस अपनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर विकास और विशाल यादव को एमपी से गिरफ्तार करके वापस लेकर आती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में ये दोनों केस में उनका हाथ होने से मना करते हैं, लेकिन जब पुलिस उन्हें नीतीश कटारा के साथ आखिरी बार देखे जाने के सबूत और गवाहों के बारे में बताती है तो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग के सामने स्वीकार करते हैं कि हाँ, नीतीश को हमने ही मारा है। लेकिन वो बाद में अदालत में अपने बयान से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमने यह सब पुलिस के दबाव में आकर बोला था। इधर एक तरफ मीडिया नीतीश और भारती के लव रिलेशनशिप की बात कर रही है और उधर डीपी यादव की फैमिली इन सब बातों को बेबुनियाद बता रही थी और कहती है कि भारती तो नीतीश को जानती भी नहीं थी, तो प्यार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एक कत्ल के केस में उद्देश्य का साबित होना बेहद ज़रूरी होता है। इसी बीच मीडिया के कुछ साहसी कार्यकर्ता नीतीश कटारा के कॉलेज जाते हैं और वहां पर बॉयज़ हॉस्टल में जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आते उनके लिए एक एंट्री रजिस्टर होता है, उसे चेक करते हैं, जिससे उन्हें मालूम होता है कि नीतीश से मिलने के लिए भारती भी आया करती थी, जो एक सबूत था ये बताने के लिए कि भारती यादव और नीतीश कटारा एक दूसरे को भली भांति जानते थे। जब मीडिया ने इन सभी सबूतों के साथ इस केस से संबंधित खबरों को अपने चैनल पर चलाया तो मीडिया कर्मियों को भी फ़ोन पर धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब आप बाहुबली की ताकत को देखिए। 2002 में विकास और विशाल की गिरफ्तारी होती है और लोअर कोर्ट में उन पर मुकदमा चलता है। 2002 से लेकर 2004 तक इन 2 सालों में इन दोनों को 50 से भी ज़्यादा बार बेल मिल चुकी थी। अब नीलम कटारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट 2006 में इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर देती है। 2006 में ये केस दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है और 2008 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जिसमें विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान इन तीनों को 30-30 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में पहुंचता है और 2014 में हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखती है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा इसलिए सुनाई थी क्योंकि वो इस केस को एक ऑनर किलिंग के रूप में देख रहे थे। आखिर में ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट डीपी यादव के परिवार को भारती यादव को कोर्ट में पेश करने को बोलते हैं, क्योंकि भारती यादव इस केस की एक अहम कड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं कि वो तो लंदन जा चुकी है। फिर कोर्ट सख्ती से पेश आता है और भारती यादव लंदन से आकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होती है और अपनी गवाही में भारती यादव अपने और नीतीश के किसी भी प्रकार के रिश्ते से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हमारे बीच सिर्फ जान पहचान थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास उनके रिश्ते को लेकर काफ़ी सारे सबूत मौजूद थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अहम माना और 2016 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जिसमें विकास और विशाल यादव को 25-25 साल और सुखदेव पहलवान को 20 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जो अभी तक कायम है। अगर नीलम कटारा हिम्मत हार जाती या डर के मारे घर बैठ जाती तो ये केस यूं ही उलझ कर रह जाता। लेकिन सलाम है उस माँ के जज्बे को जो बिना डरे और बिना किसी दबाव में आए केस लड़ती रही और आखिर में अपने बेटे के कातिलों को सज़ा दिलवा कर रही। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में।
तब तक के लिए गुड बाय।